फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, जिसमें कि हम लोग आज अध्याय 6 जैव प्रक्रम चैप्टर को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 5 तक डिस्कशन कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन कर लिया फ्रेंड्स, जो कि चैनल में सभी चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैव प्रक्रम शुरू करेंगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, हम जैव प्रक्रम, देखिए हम जैव, यहाँ देखिए, यानी कि सजीव तथा अजैव यानी कि निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें बेसिक है और हम लोग बेसिक 7 से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक मोटा मोटे तौर पर जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर बुक कह रहा है, यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं, तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हमसे कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधे के बारे में क्या कहोगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? बहुत से पौधे होते हैं फ्रेंड्स, जिनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, या येलो कलर की होती है, बैगनी, रेड, इस तरह की जो सजावटी किस्म के पौधे रहते हैं, शो प्लांट, वो दूसरे दूसरे कलर की होती है। तो फ्रेंड्स, वो हरा नहीं होता, दूसरा रंग का होता है। तो आगे लिखा हुआ है बुक में, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक समानता क्या होता है कि वो भी छोटा से बड़ा होते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि या अन्य गतियां हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। किंतु जंतु सांस तो लेते होंगे, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वो भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाले गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब कि फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ गति या वृद्धि देख के ही नहीं बोल सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आगे देखते हैं, सिर्फ गति से नहीं परिभाषित किया जा सकता है। आगे दिया हुआ, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आँखों से दिखाई नहीं देती है। यानी कि फ्रेंड्स, जो माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, उनमें जो गति होती है वो हम समान आँख से नहीं देख सकते हैं। वह लिखा हुआ है, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आँखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। क्या यह दृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है, यानी कि वायरस, जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, एक वायरस है, वो अस्थिर पड़ा हुआ रहता है और उसमें कोई गति नहीं दिखाई देता है, जब तक कि वो
किसी कोशिका के संपर्क में नहीं जाता है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में, यानी कि जो वायरस हैं, विषाणु हैं, वास्तव में सजीव हैं या नहीं, क्योंकि वो कोई गति नहीं करते, उनमें कोई वृद्धि नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई सजीवों का लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका में वो संक्रमित करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो उनमें सजीव की सारी गतियां दिखने लगती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसीलिए यह अभी तक विवाद है कि वास्तव में वायरस सजीव हैं या निर्जीव। आगे है फ्रेंड्स, पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुगठित होती है। उनमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठन एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का शरीर में जो सजीव का शरीर है एक संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना है। समय के साथ पर्यावरण के साथ विघटन होता है और यह व्यवस्था जो है टूटती, यानी कि जो नया सेल है वो मर जाता है और पुराना सेल जो है फ्रेंड्स विघटित हो जाता है और नया सेल का निर्माण होता है। जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। फ्रेंड्स सभी को पता है कि जो जन्म लिया है उसका एक दिन मृत्यु होगा और धीरे धीरे शरीर में कोशिकाओं में टूट फूट होता है। कभी हम ही लोग गिर जाते हैं तो चोट लगता है तो उस शरीर को मरम्मत की ज़रूरत होती है और अनुक्षरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से है, आइए खोजते हैं। आगे पॉइंट जो है फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम क्या है, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुक्षरण कार्य निरंतर होना चाहिए, उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुक्षरण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुक्षरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुक्षरण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोतों में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव
शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपापचयन, अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों में विघटन उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीव पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव का शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उसके संगठन से परिचित हैं। मतलब फ्रेंड्स, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें विशेष कार्य को संपादन करने के लिए विशेष तरह के अंग होते हैं। जैसे कि हम ही लोग का मानव का शरीर ले लीजिए, उत्सर्जन के लिए अलग शरीर है, अलग से अंग है, और भोजन कर ग्रहण करने के लिए अलग से, जबकि चलने के लिए पैर और काम करने के लिए हाथ। इस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह से अंग पाए जाते हैं। आगे है फ्रेंड्स, अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीकरण का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एक ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इतनी आवश्यकता होती है कि इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक साथ दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक क्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इन प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीव में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इसके उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीवन को अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम हैं उनमें एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पे पहला है पोषण। आइए फ्रेंड्स हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं, और बॉक्स में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है पोषण के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। हम लोग का एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, सभी तरह के।
तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से करना है चैप्टर को। देखिए दिया हुआ है, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में कण की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता सामान्य है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, मतलब कि पौधे, जिनमें सभी हरी पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समाक्षरण तथा वृद्धि के प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए स्वपोषी पोषण यानी कि जो पौधे में होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्र 6.1 दिया हुआ है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट। देखिए इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ एक पत्ती का ये मध्य सिरा हुआ है, ये पर्णपटल सिरा दिखाया गया है। पत्ती के अंदर दिखाया गया है फ्लोएम, जाइलम, संवहन बंडल, और ये है मोमी क्यूटिकल। ऊपरी बाह्य त्वचा, हरित लवक, वायुकोश, द्वार कोशिका, और यहाँ पे निचली बाह्य त्वचा दिखाया गया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल पौधा में है, सूर्य प्रकाश वातावरण से मिल रहा है। क्या निर्माण होगा फ्रेंड्स, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का 6 अणु O2, यहाँ पे 6H2O समीकरण को संतुलित कर दिया गया हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रकार के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है।
पहला दिया हुआ है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ते की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जो कि चित्र 6.1 में अभी हम लोगों ने देखा, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है, मतलब कि कोशिका का अंग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, क्रियाकलाप यहाँ पे 6.1 दिया गया है। हम लोग इस क्रियाकलाप को फ्रेंड्स अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का भारती भवन का भी जो चैप्टर है उसको वीडियो के लिंक में आई बटन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और आगे की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्रियाकलाप 6.1 को करेंगे।